अध्याय 1463। निमंत्रण। तीखी खून की गंध से भरे शून्य में बिपिन एक पहाड़ की चोटी पर प्रकट हुआ। वह अपने सामने फैले एक विशाल क्षेत्र को देख रहा था। ये क्षेत्र ऊंची नीची पहाड़ियों से बना था जो मिलकर एक विशाल पर्वत श्रृंखला बनाती थी। ये जगह ये डार्कनेस माउंटेन होनी चाहिए। कहा जाता है कि डार्कनेस माउंटेन 4 राजाओं में से एक ब्लड एम्परर का क्षेत्र है। डार्कनेस माउंटेन में कई माहिर योद्धा हैं। यहां दूसरे स्तर के भी कुछ माहिर योद्धा होने चाहिए। न जाने मैं उनसे कब मिल पाऊंगा। बिपिन हल्का सा मुस्कुराया और फिर वह डार्कनेस माउंटेन में घूमने के लिए अंदर चला गया। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन उतना बड़ा नहीं था। यह ज्यादा से ज्यादा बाहरी दुनिया के किसी साधारण क्षेत्र जितना ही बड़ा था। इस जेल के अधिपति होने के नाते चारों राजाओं के स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में अपने अपने क्षेत्र थे और उनके अधीन कई माहिर योद्धा थे। डार्कनेस माउंटेन उन 4 राजाओं में से एक ब्लड एम्परर का क्षेत्र था। बिपिन यहां दूसरे स्तर के माहिर योद्धाओं से मुकाबला करने का मौका पाने के लिए आया था। बहुत जल्द ही डार्कनेस माउंटेन में बिपिन का सामना एक रियल गॉड से हुआ और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। पहाड़ियों की उस अंतहीन श्रृंखला में एक ऐसी चोटी थी जो ताजे खून से रंगी हुई सी प्रतीत होती थी। उस चोटी के शिखर पर एक गहरे लाल रंग का किला बना हुआ था। यही वो लाल किला था जहां ब्लड एम्परर निवास करता था। किले के एक निजी कक्ष में एक व्यक्ति गहरे लाल रंग का लंबा चौगा पहने बैठा था। उसके बाल भी गहरे लाल रंग के और लंबे थे। यहां तक कि उसकी त्वचा भी हल्की सी लालिमा लिए हुए थी। वो किसी ऐसे वृद्ध पुरुष जैसा दिख रहा था जिसकी भौहें किसी तेज धार वाले ब्लेड की तरह तीखी हो और जो मानो गहरे लाल रंग के सागर में स्नान कर रहा हो। ब्लेड जैसी तीखी भौहों वाला वो वृद्ध पुरुष स्वयं ब्लड एम्परर ही था। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के सबसे शीर्ष माहिर योद्धाओं में से एक ब्लड एम्परर साल भर उस गुप्त कक्ष में एकांतवास में रहकर ध्यान साधना करता था। वो शायद ही कभी किसी के सामने प्रकट होता था। बिपिन यहां दूसरे स्तर के माहिर योद्धाओं से मुकाबला करने का मौका पाने के लिए आया था। लेकिन तभी अचानक ब्लड एम्परर की आंखें खुल गईं। यह कैसी अनुभूति है? कौन कौन है वहां डार्कनेस माउंटेन में? कौन आया है? जैसे ही ब्लड एम्परर ने ये शब्द बुदबुदाए, उसकी गहरे लाल रंग की आंखों की गहराइयों में एक चमक कौंध उठी। उसका शरीर हल्का सा कांप उठा। अचानक ब्लड एम्परर की आकृति धुंधली हो गई और अगले ही पल वो उस लाल किले के मुख्य सभागार के ठीक बीचों बीच प्रकट हो गया। स्वामी, हरे रंग के वस्त्र पहने एक स्त्री अत्यंत विनम्रता के साथ ब्लड एम्परर के सामने खड़ी हो गई। जी श्वांग, जब मैं एकांत में ध्यान कर रहा था तो क्या स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कुछ बड़ा हुआ? ब्लड एम्परर ने ठंडे स्वर में पूछा। इन सभी सालों में स्काई स्वॉर्ड प्रिजन पहले जैसा ही रहा है। कुछ भी बड़ा नहीं हुआ। हरे रंग के वस्त्र पहने उस महिला ने उत्तर दिया। नए आने वालों का क्या? मैं 50,000 सालों से एकांत में ध्यान कर रहा हूं। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कई नए लोग कैद हुए होंगे, है ना? ब्लड एम्परर ने पूछा। उन 50,000 सालों के दौरान जब स्वामी एकांत में ध्यान कर रहे थे, जहां तक मुझे पता है, कुल 385 नए लोग आए हैं। इनमें से 90% नए लोग मर चुके हैं और स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में उनमें से केवल कुछ ही जीवित बच पाए हैं। हरे रंग के वस्त्र पहने उस महिला ने बताया। इन नए लोगों में से क्या कोई ऐसा है जो डार्कनेस माउंटेन में घूम रहा हो? ब्लड एम्परर ने आगे पूछा। एक है, हरे रंग के वस्त्र पहने उस महिला ने सिर हिलाते हुए कहा। उसका नाम बिपिन है। वह एक यूनिवर्स गॉड है। वह 1300 से भी ज्यादा सालों से स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में है। यहां रहने के दौरान उसने स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के कई माहिर योद्धाओं से लड़ाई की है और उसकी शक्ति में जबरदस्त सुधार हुआ है। कुछ दिन पहले वह डार्कनेस माउंटेन आया था और उसने डार्कनेस माउंटेन में आपके अधीन काम करने वाले एक
रियल गॉड से लड़ाई की थी, लेकिन क्योंकि बिपिन ने अपनी तलवारबाजी को बेहतर बनाने के लिए असली देवताओं से लड़ाई की पर किसी को मारा नहीं, इसलिए मैंने उसे उसकी मर्जी के मुताबिक डार्कनेस माउंटेन में घूमने दिया। जैसा सोचा था, डार्कनेस माउंटेन में एक नया आदमी आया है, बिपिन। ब्लड एम्परर मुस्कुराए और एक गहरी सांस ली। फिर उन्होंने हुक्म दिया, डार्कनेस माउंटेन में मौजूद असली देवताओं और यूनिवर्स देवताओं को एक संदेश भेजो। अगर उन्हें बिपिन दिखे तो उनसे कहना कि वे मेरी तरफ से उसे एक संदेश दें। उससे कहना कि मैं ब्लड एम्परर उसे अपने महल में आने का न्योता देना चाहता हूं। जी हां, हरे कपड़े पहनी उस औरत ने सिर हिलाया और तुरंत अपना काम करने चली गई। पूरे हॉल में अब सिर्फ ब्लड एम्परर ही बचे थे। फिर ब्लड एम्परर ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। बिपिन, मुझे हैरानी है कि क्या वो मेरे कबीले का है। अगर वो मेरे कबीले का है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, लेकिन अगर वो मेरे कबीले का नहीं है। ब्लड एम्परर की आंखों से एक तेज और तीखी चमक निकली। डार्कनेस माउंटेन में धड़ाम 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 पूरे आसमान में जोरदार धमाकों की आवाज गूंज उठी। काले कवच और काले तिकोने हेलमेट पहने, हाथ में एक लंबा काला भाला लिए, एक हट्टा कट्टा आदमी गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह लगातार अपने लंबे भाले से वार कर रहा था और उसका हर वार किसी उफनते हुए तूफानी अजगर जैसा था। वह वार हवा को चीरते हुए सीधे बिपिन के सिर की तरफ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ बिपिन 3 परछाइयों में बदल गया और बहुत तेजी से हवा में इधर उधर घूमने लगा। उसने उस हट्टे कट्टे आदमी के वार को बड़ी आसानी से चकमा दे दिया और फिर बिजली की तेजी से अपनी ब्लड माउंटेन तलवार घुमाई। तलवार की हर चमक आंखों को चकाचौंध कर देने वाली थी। ताकत के मामले में दोनों में साफ तौर पर कोई ज्यादा फर्क नहीं था। वह 1 घंटे से भी ज्यादा समय से हवा में एक दूसरे से जोरदार लड़ाई कर रहे थे, लेकिन यह तय करना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। आखिरकार दोनों शांत हो गए। स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में सिर्फ 2 ही ऐसे यूनिवर्स देवता है जो दूसरे दर्जे पर पहुंचने के काबिल है। उन्हें बहुत पहले ही स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में कैद कर लिया गया था और आज जिस मुकाम पर वह है, उन्हें अनगिनत लड़ाइयों और कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा था। और अब एक और यूनिवर्स देवता दूसरे दर्जे पर खड़ा है। बिपिन, तुम्हें स्काई स्वॉर्ड जेल में आए हुए अभी सिर्फ 1013 साल ही हुए हैं और तुम दूसरे लेवल के स्टैंडर्ड तक पहुंच गए। ये तो काफी शानदार बात है। अगर तुम इसी रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही स्काई स्वॉर्ड जेल में हमें 5वां राजा मिल सकता है। काले कवच पहने उस हट्टे कट्टे आदमी ने ऊंची और साफ आवाज में कहा। उसकी आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी। 5वां राजा बिपिन हंसा। रियल गॉड ही मजाक कर रहे होंगे। एक यूनिवर्स गॉड होते हुए भी मैं जिस मुकाम पर आज हूं वहां तक पहुंचना ही मेरे लिए काफी किस्मत की बात है। 5वां राजा बनना शायद तब मुमकिन हो जब मैं अपनी सीमाओं को तोड़कर एक रियल गॉड बन जाऊं। उस हट्टे कट्टे आदमी यानी रियल गॉड हे ने अपनी भौहें ऊपर उठाई, लेकिन उसने बिपिन की बात को नकारा नहीं। बिपिन, मुझे अभी अभी डार्कनेस माउंटेन के मालिक ब्लड एम्परर की तरफ से एक खबर मिली है। रियल गॉड हे ने कहा, ब्लड एम्परर चाहते हैं कि अगर हम तुमसे मिले तो उनकी तरफ से तुम्हें एक संदेश दे। वो तुम्हें अपने क्रिम्सन कैसल में बुलाना चाहते हैं। ओह, बिपिन हैरान रह गया। 4 राजाओं में से एक ब्लड एम्परर ने उसे खुद बुलाया था। रियल गॉड हे, क्या आपको पता है कि ब्लड एम्परर मुझसे किस बारे में बात करना चाहते हैं? बिपिन ने पूछा। मुझे नहीं पता। रियल गॉड हे ने अपना सिर हिलाया। मैं तो बस संदेश आगे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार हूं। जहां तक रियल गॉड हे के मकसद की बात है, मुझे पक्का नहीं पता। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस लाल किले में जाएंगे या नहीं।
रियल गॉड हे ने यह कहा और अगले ही पल बिपिन के सामने से गायब हो गया। बिपिन उस खाली जगह में उलझन में खड़ा रहा। मेरी तो ब्लड एम्परर से कभी मुलाकात ही नहीं हुई। वो अचानक से मुझे अपने यहां क्यों बुलाएगा? अध्याय 1464। बिपिन की योजना स्काई स्वॉर्ड जेन के 4 राजाओं में से एक ब्लड एम्परर, जो पहले स्तर का सबसे बड़ा माहिर था, उसकी स्वर्ग के मार्ग हेवन वे की समझ सिद्धांत महल डॉक्ट्रिन पैलेस के पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। इतना बड़ा माहिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे बिपिन बराबरी का मुकाबला कर सके। इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उससे एक सम्मानजनक दूरी बनाए रहा। वह स्काई स्वॉर्ड जेल में 1300 सालों से भटक रहा था, लेकिन उसे कभी भी उन 4 राजाओं में से कोई एक भी नहीं मिला था। डार्कनेस माउंटेन में भटकने की उसकी वजह यह थी कि वह दूसरे लेवल के कुछ रियल गॉड्स को ढूंढना चाहता था, ताकि उनसे लड़कर वह खुद को और मजबूत बना सके। लेकिन बिपिन ने कभी सोचा भी नहीं था कि ब्लड एम्परर उसे खुद बुलाएगा। वह आखिर चाहता क्या था? स्काई स्वॉर्ड जेल बहुत ही खतरनाक जगह है। लोग यहां से जिंदा बाहर निकलने के लिए लगातार एक दूसरे को मारते रहते हैं। रियल गॉड हे जैसे लोग मेरे साथ सिर्फ इसलिए अच्छे से पेश आए क्योंकि वे मुझे मार नहीं सकते थे। अगर चौथे या तीसरे लेवल का कोई कमजोर यूनिवर्स गॉड उनके सामने आ जाता तो वे उसे सीधे मार डालते। ब्लड एम्परर में मुझे मारने की पूरी ताकत है, इसलिए उसका मकसद चाहे जो भी हो, मैं उसके क्रिम्सन कैसल में हरगिज नहीं जाऊंगा। ये तो खुद अपनी मौत को दावत देने जैसा होगा। बिपिन ने मन ही मन बुदबुदाया। उसने अपना मन पक्का कर लिया था। उसका ब्लड एम्परर से उलझने का कोई इरादा नहीं था। वह उससे जितना हो सके उतना दूर ही रहेगा, जब तक उसे अपनी ताकत पर पूरा भरोसा ना हो जाए और उसे ये ना लगने लगे कि वह ब्लड एम्परर का सामना खुलकर कर सकता है। तब तक वह उससे मिलने के लिए राजी नहीं होगा। बिपिन अपनी राह पर भटकता रहा। उधर ब्लड एम्परर के क्रिम्सन कैसल में मालिक रियल गॉड हे का जवाब आ गया है। उन्होंने आपकी तरफ से बिपिन को आपका संदेश पहुंचा दिया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि बिपिन क्रिम्सन कैसल आने का कोई इरादा रखता है। हरे रंग के कपड़े पहनी एक महिला ब्लड एम्परर के सामने पूरी विनम्रता से खड़ी होकर बोली, आने का कोई इरादा नहीं। ब्लड एम्परर ने अपनी तलवार जैसी तीखी भौहें ऊपर उठाई। डार्कनेस माउंटेन के जानकारों से मिली जानकारी के मुताबिक बिपिन का क्रिम्सन कैसल आने का कोई इरादा नहीं है। वो अभी भी उस इलाके के जानकारों से लड़कर खुद को और मजबूत बनाने में लगा हुआ है। हरे रंग के कपड़े पहनी महिला ने बताया, हे यह लड़का काफी होशियार है, लेकिन अगर वो क्रिम्सन कैसल नहीं आता तो क्या मैं खुद जाकर उससे मिल सकता हूं? ब्लड एम्परर ने ठंडी सी मुस्कान के साथ कहा, डार्कनेस माउंटेन के लोगों से कह दो कि वे बिपिन पर नजर रखें और उसकी मौजूदा जगह की जानकारी मुझे भेजते रहे। जी जैसा आप कहें, हरे रंग के कपड़े पहनी महिला ने जवाब दिया। फिर ब्लड एम्परर का शरीर धुंधला हो गया और वो क्रिम्सन कैसल से बाहर निकल गया। फिर वो तेजी से उस जगह की ओर बढ़ा जहां बिपिन था। एक बंजर जमीन पर गड़गड़ाहट अचानक कहीं से एक विशाल कुल्हाड़ी की परछाई उभरी और जोरदार तरीके से नीचे आई। बिपिन ने तुरंत क्रिम्सन लाइट तकनीक का इस्तेमाल करके उसका कड़ा मुकाबला किया। आखिर में उस जबरदस्त ताकत के आगे उसे पीछे हटना पड़ा। हाँ, तुम अपने नाम के लायक हो रियल गॉड फू। तुम सच में बहुत प्रभावशाली हो। आज मुझे एक सबक मिला। अलविदा बिपिन हंसा और फिर जाने के लिए मुड़ा। रियल गॉड फू का भी बिपिन को रोकने का कोई इरादा नहीं था। आखिर वो बिपिन को मार नहीं सकता था। शून्य में बिपिन तेजी से आगे बढ़ रहा था और साथ ही वो रियल गॉड फू के साथ हुई पिछली लड़ाई के बारे में सोच रहा था। दूसरे स्तर पर खड़ा वो विशेषज्ञ सच में बहुत ताकतवर था।
हालांकि मैंने एक अनोखी रियल गॉड तकनीक बनाई है और मैं दूसरे स्तर पर कदम रखने के काबिल हूं। फिर भी दूसरे स्तर के सभी विशेषज्ञों के बीच मैं सबसे निचले पायदान पर हूं। बिपिन ने मन ही मन कहा। लेकिन सालों के लड़ाई के अनुभव के साथ मैंने फ्लोइंग लाइट फैंटम पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत की है। अब मुझे दूसरे चरण तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तब तक मैं 9 परछाइयां बनाने में सक्षम हो जाऊंगा और मेरी ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, खासकर गति के मामले में। तब तक मैं अपनी शिकार की योजना शुरू कर पाऊंगा। बिपिन स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में 1300 सालों तक रहा था। उसने अपनी शिकार की योजना बहुत पहले ही बना ली थी। आखिरकार उसके लिए स्काई स्वॉर्ड प्रिजन में हमेशा के लिए रहना नामुमकिन था। उसे बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना ही था, और क्योंकि वो बाहर निकलना चाहता था इसलिए उसे वहां मौजूद विशेषज्ञों का शिकार करना ही था। लेकिन एक बार जब वो अपनी ताकत, खासकर अपने सोल अटैक आत्मा पर हमले को जाहिर कर देता तो स्काई स्वॉर्ड प्रिजन के विशेषज्ञों के बीच दहशत फैल सकती थी। चेतना पर किया गया हमला, कॉन्शियसनेस अटैक, बहुत ही डरावना और उससे बचना बहुत मुश्किल होता है। चेतना पर हमला करने में माहिर कोई भी विशेषज्ञ दूसरे स्तर के अन्य साधकों की तुलना में कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। अन्य लोग उसकी तुलना में कैसे होंगे? इसलिए अगर बिपिन के बारे में यह खबर फैलती कि वो चेतना आक्रमणों में माहिर है और उसका चेतना आक्रमण भयंकर है, और अगर ये खबर फैलती तो एक सच्चे ईश्वर की चेतना शक्ति के बिना कोई भी इसका सामना नहीं कर सकता, तो आकाश तलवार कारागार में मौजूद ब्रह्मांड देवता निश्चित रूप से बिपिन से दूरी बनाए रखते। हर कोई उससे सम्मानजनक दूरी बनाए रखता और उसे देखते ही भाग जाता। भला कौन उसके खिलाफ लड़ने के लिए पत्थर बनने को तैयार होगा? इसके अलावा हो सकता है कि कुछ ब्रह्मांड देवताओं ने उसे मारने के लिए, उसे खतरे से हटाने के लिए हाथ मिला लिया हो। ठीक वैसे ही जैसे आकाश तलवार कारागार के 4 राजाओं में से एक निर्दयी राजा, वह एक सच्ची देवी थी जो चेतना आक्रमणों में माहिर और बेहद शक्तिशाली थी। जब उसे पहली बार आकाश तलवार कारागार में कैद किया गया था तब उसने चेतना आक्रमणों से कई सच्चे देवताओं और ब्रह्मांड देवताओं को मार डाला था। लेकिन अंत में आकाश तलवार कारागार में मौजूद ब्रह्मांड देवताओं के विशेषात्म विशेषज्ञों ने उसके अस्तित्व को भांप लिया और उससे दूरी बनाए रखी जब भी उन्हें लगता कि वो आसपास है। कई वर्षों के दौरान निर्दयी राजा आकाश तलवार कारागार से बाहर निकलने की आवश्यकता को पूरा करने से बहुत दूर था। निर्दयी राजा बहुत शक्तिशाली और एकाकी था, लेकिन मैं अलग हूं। मैं केवल एक ब्रह्मांडीय देवता हूं और आकाश तलवार कारागार के विशेषज्ञ मुझसे परेशान नहीं होंगे। निर्दयी राजा, जो मेरी तरह चेतना आक्रमणों में भी निपुण था, की तुलना में मुझे बहुत बड़ा लाभ है, क्योंकि मेरी चेतना पहले ही आत्मा शक्ति में परिवर्तित हो चुकी है। एक बार जब मेरी आत्मा शक्ति सक्रिय हो जाती है तो मैं आसानी से छिपे हुए विशेषज्ञों को ढूंढकर उन्हें मार सकता हूं। निर्दयी राजा ऐसा नहीं कर पाएगा, बिपिन ने व्यंग्य किया। इसलिए निर्दयी राजा की तुलना में तीसरे और चौथे स्तर के विशेषज्ञों पर उसका लाभ कहीं अधिक था। लेकिन इसी कारण से बिपिन ने शुरू से ही अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग नहीं किया। वो अपनी समग्र शक्ति बढ़ाने के लिए तलवारबाजी और निकट युद्ध कौशल का प्रशिक्षण ले रहा था। जब तक उसके पास पूर्ण शक्ति नहीं हो जाती तब तक वो आत्मा शक्ति का उपयोग नरसंहार करने के लिए करेगा। यह एक ऐसा अवसर था जिसे बिपिन ने आकाश तलवार कारागार में प्रवेश करते समय तैयार किया था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। फिर वो इंतजार कर रहा था कि फ्लोइंग लाइट फैंटम पर उसकी महारत
दूसरे चरण तक पहुंच जाए और वो 9 परछाइयां बना सके। इसके बाद वो नरसंहार शुरू करेगा।